Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to discuss the second session about economy. Beta, another topic that we'll discuss is changes in work. यानी जो काम हम करते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं या कौन सी चेंजेस हुई हैं या आती हैं, यानी दोनों पॉसिबल है। ठीक है बेटा, तो चेंजेस क्या आई हैं काम में इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। बेटा ये वर्ड आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था। प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, ये तीन फेजेस होते हैं। प्री इंडस्ट्रियल यानी वो जमाना जब इंडस्ट्री नहीं आई थी, हर काम इंसान अपने हाथों से करता था, तो उस जमाने को प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी या प्री इंडस्ट्रियल पीरियड कहा जाता है। और अभी हम पोस्ट इंडस्ट्रियल पीरियड में रह रहे हैं, यानी इंडस्ट्री आने के बाद असरात है, उन असरात के पीरियड में हम रह रहे हैं, तो इसको हम पोस्ट इंडस्ट्रियल पीरियड कहते हैं। तो इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द लेबर फोर्स इज फाउंड इन प्राइमरी प्रोडक्शन। यानी अगर हम इंडस्ट्री के पहले के जमाने में देखेंगे तो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी के जो लोग हैं वो किस शोबे से ताल्लुक रखते थे? प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन यानी जहां पे चीज निकलती है फर्स्ट हैंड, यानी खेती बाड़ी। ठीक है बेटा, द एक्सट्रैक्शन ऑफ अनडेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर थ्रू हंटिंग, गैदरिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड माइनिंग। यानी कि बेटा ये सारे सोर्सेज हैं जिनसे आपकी चीजें निकलती हैं, रॉ मटेरियल निकलता है, और उस रॉ मटेरियल को अभी आप फैक्ट्रियों में डालकर, मशीनों में डालकर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड में ज्यादातर लोग जो वो इस प्राइमरी शोबे से ताल्लुक रखते थे, यानी वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, फॉरेस्ट्री करते थे, फिशिंग करते थे, फार्मिंग करते थे, हर्डिंग करते थे और माइनिंग करते थे। माइनिंग के जरिए आपको पता है सोना निकालते हैं खानों से, और लोहा निकालते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें आप खानों से निकालते हैं। तो इस सेक्टर को कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। तो बेटा प्राइमरी प्रोडक्शन में कौन लोग? प्री इंडस्ट्रियल में बहुत सारे लोगों का ताल्लुक इसी शोबे से था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिंग्स अ शिफ्ट टू सेकेंडरी प्रोडक्शन। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियां हर हर नए दिन के साथ नई नई इंडस्ट्री आ रही है, नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, इंडस्ट्रियां आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इससे क्या हुआ है? शिफ्ट टू सेकेंडरी प्रोडक्शन। अब लोग किस तरफ जा रहे हैं? लोग प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जा रहे हैं। पहले जो लोग जो है फॉर एग्जाम्पल खानों में काम करते थे, या आप यूँ समझे जमीनों पे काम करते थे, वो खेती बाड़ी करते थे, जमीनों को पानी देते थे, अनाज उगाते थे, उसको पेस्टिसाइड देते थे, फिर वो गंदम बोरियों में भर भर कर मार्केट में बेचते थे। वो प्राइमरी प्रोडक्शन में थे। अब सेकेंडरी प्रोडक्शन में कैसे? फॉर एग्जांपल अब वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे उस प्राइमरी प्रोडक्शन के सोर्स से रॉ मटेरियल निकल कर वहां पे फैक्ट्रियों में आता है, वहां पे प्रोसेस होता है, बनता है। तो अब लोग जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है लोग उस सेकेंडरी जो है प्रोडक्शन सोर्स में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, सेकेंडरी प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है बेटा? द प्रोसेसिंग और कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन अ फैशन दैट एनहांसेस देयर फाइनल कंजप्शन वैल्यू। यानी आप देखें कि क्या कहते हैं कि हमारे पास जो खजूर हैं, हम खजूर वो बाहर भेजते हैं यूरोप की तरफ। अब वो लोग क्या करते हैं? उस खजूर का पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं और फिर वो दोबारा हमें ही बेचते हैं। तो हम उनसे वो फिर वो चीजें लेते हैं, तो हम रॉ मटेरियल को भेजते हैं। हम बहुत ज्यादा प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं और वो लोग सेकेंडरी सेक्टर के लोग हैं। हमसे रॉ मटेरियल लेकर वो अपनी चीजें बनाकर हमें ही बेच रहे होते हैं। ठीक है बेटा, वो 10 रुपए में चीज हमसे खरीदी थी, वो 100 रुपए में हमें वापस बेच रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस आयरन ओर इज कन्वर्टेड इनटू स्टील। यानी आयरन ओर जो निकलता है माइनिंग से, उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टील में। अब स्टील कहाँ से बनता है? फैक्ट्रियों में बनता है। अब वो जो फैक्ट्रियां हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्शन सोर्सेज होती हैं। दैट इन टर्न इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स। अब आप देखें वो चीजें, ब्रिजों में ब्रिज बनाते हैं हम, उसमें स्टील इस्तेमाल होता है,
ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां बनाते हैं, उसमें स्टील इस्तेमाल होता है, तो ये सारा सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाता है। The productivity of industrial economies frees increasing number of people for tasks less immediately associated with meeting survival needs, especially for the production of services, tertiary production। यानी कि बेटा इसमें ये है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज frees increasing members of people for tasks less immediately associated with meeting survival need। यानी कि जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आपको बहुत ज्यादा यानी कि फ्री टाइम देती है। पहले क्या होता था, आप अपने घर में बच्चों के लिए जो आप आटा बाहर से लाते हैं वो गंदम आपको खुद अपने घर में जो चक्की होती थी उस पर पीस कर अपने बच्चों को खिलानी पड़ती थी, यानी वो चीजें आप खुद बनाते थे। अब इंडस्ट्री क्या करती है, आपको बना बनाया आटा दे देती है। अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है कि आप बजाय कि वो चीजें खुद अपने घर पर बैठकर बनाएं, आप वो बनी बनाई चीजें मार्केट से लेते हैं और फिर जो आपके पास टाइम बचता है वो आप टेरिशरी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। अब टेरिशरी क्या है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी। प्राइमरी बुनियादी, सेकेंडरी दूसरे नंबर पर, टेरिशरी तीसरे नंबर पर। यानी अब आप चीजें घर में बनाते नहीं है बल्कि आप बनी बनाई चीजें लेकर और फिर आपका जो इजाफी टाइम बचता है आप वो दूसरी चीजों में, फॉर एग्जांपल वो टेरिशरी चीजें क्या हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, किताबें लिखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, सयाहत करते हैं, ये सारी चीजें टेरिशरी में होती हैं। These changes are accompanied by rapid advances in knowledge and technology। यानी ये चेंजेस प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी में से टेरिशरी, ये इंसान के वर्क में चेंजेस कैसे आ रही हैं बेटा, ये आ रही है नॉलेज और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे इंसान के काम करने के अंदाज में भी चेंज आती जा रही है। अब आप देखें कोरोना है, कोरोना की वजह से सारे लोग घर से बैठकर अपना काम कर रहे होते हैं। अब तो काफी ऐसे इदारे हैं जो कहते हैं कि कोरोना के बाद भी वो घर से ही काम करवाएंगे, उनका बहुत पैसा बचता है इससे। ठीक है बेटा, तो आपने देखा ये काम करने के अंदाज बदलते जा रहे हैं हर नए आने वाले दिन के साथ। तो क्यों, किस वजह से, नॉलेज और टेक्नोलॉजी की वजह से। गिविंग राइज टू व्हाट इज समटाइम्स कॉल्ड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बेटा अब इस सारी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यानी इंडस्ट्री के आने के बाद उनके जो असरात थे, उनके असरात के बाद का जो माहौल है सोसाइटी का, उसको हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं। Today, employment in the service industries outspaces that in other sectors of the economy। यानी कि बेटा जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें यानी कि बहुत ज्यादा कंफर्ट भी है और बहुत तेजी से तरक्की भी करता जा रहा है, यानी दूसरे सेक्टर से वो सेक्टर बहुत ज्यादा तरक्की करता है। बेटा तीन सेक्टर हैं, तीन सेक्टर हैं। एक जो है क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा सर्विसेज। अब आप यूं देखें, सर्विसेज कौन है, सर्विसेज यानी जहाँ पे आप जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई इंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, कोई यानी आप जो है वो यानी वो काम जिसमें डेली बेसिस पर आपके पास पैसे आते हैं, वो आपका सर्विसेज सेक्टर होता है। आपकी बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, आप एक जगह से सामान लेकर दूसरी जगह पे वो बेच रहे होते हैं, ये सर्विसेज कहलाता है। तो आप यूं समझे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल आप खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी करने वाले बंदे के पास पैसा कब आता है, 6 माह के बाद, क्योंकि फसल 6 माह खाता है, तो 6 माह के बाद वो पैसे को देखता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो सेकंड वाली, या उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कह लें, तो उसमें लोगों को 30 दिन के बाद पैसा देखने को मिलता है, यानी सैलरीड सैलरीड लोग जो होते हैं। और जो सर्विसेज वाले लोग होते हैं उनको डेली बेस पे पैसा देखने को मिलता है। तो आप देखें जो लोग डेली पैसा कमाते हैं वो ज्यादा तरक्की करते हैं बिनिस्बत उनके जो 6 माह में पैसा कमाते हैं। अच्छा बेटा, काम का ही एक एस्पेक्ट है जिसको हम कहते हैं लीजर। सर डेली कौन कमाते हैं पैसे? बेटा
जी बेटा। सर डेली कौन पैसे कमाते हैं जैसे आपने कहा अभी? मैं समझा नहीं, क्या कहा आपने? आपने कहा ना दो तरह के लोग होते हैं, एक की जो है मंथली सैलरी बनती है जी जी। और एक डेली पैसे कमाते हैं, मतलब डेली बेसिस। जी जी बेटा। तो देखिए, मैंने ये कहा था तो तीन सेक्टर होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर, और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और तीसरा होता है सर्विसेज सेक्टर। ये तीन होते हैं। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसमें मैंने कहा कि हर 6 माह के बाद पैसा देखने को मिलता है, क्योंकि फसल हर 6 माह के बाद आता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होते हैं, यानी जो इंडस्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उसमें वो जो है, यानी कि हर महीने उनको पैसे देखने को मिलते हैं 30 दिन के बाद। जो सर्विस सेक्टर में होते हैं, आप देखते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, बड़े बड़े दुकानें हैं, ये सारी सर्विसेज की जो मिसालें हैं। एक जगह से चीज ली और अपने दुकान पे रखी, वहां से वो बेचकर किसी और को देते हैं। ये लोग डेली बुनियाद पर पैसा देखते हैं। तो पॉइंट ये था कि वो लोग जो डेली बुनियाद पर पैसा देखते हैं, वो लोग ज्यादा तरक्की करते हैं बनस्बत उनके जो हर 30 दिन के बाद पैसा देखते हैं। तो बेटा, इसकी मिसाल आप ये देख सकते हैं कि जो नौकरी वाले लोग होते हैं, नौकरी करने वाले लोग होते हैं, वो अपना घर भी नहीं बना सकते, लेकिन जो कारोबार करने वाले लोग होते हैं, वो अपना घर भी बना लेते हैं और बहुत कुछ बना लेते हैं। ये पॉइंट था मेरा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा बेटा, उसके बाद लीयर। लीयर कहते हैं फारिग टाइम को। फॉर एग्जाम्पल, आपको इतवार का दिन मिलता है छुट्टी का, तो छुट्टी जो है उसको हम लीयर कह सकते हैं। The portion of the day left over after we fulfill our work, family, household and other obligations. यानी आप अपना काम भी करते हैं, आप अपने फैमिली को वक्त भी देते हैं, और जो जिम्मेदारियां था वो भी आपने कर ली। अब जो आपके पास कोई फारिग टाइम है, उस फॉर एग्जाम्पल आप कोई किताब पढ़ते हैं या कोई और चीज करते हैं, किसी दोस्त के साथ मिलते हैं, तो वो आपका टाइम लीयर कहलाता है। Conflicting schedules make it increasingly difficult for family members to participate in leisure activities together. यानी कि बेटा, आप लोग देखते हैं कि जिस टाइम पे बाप आता है, बच्चा सो जाता है ऑलरेडी। बच्चे के टाइम अलग होता है, बाप का टाइम अलग होता है। दोनों को मिल बैठकर बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। बाप जो है वो ड्यूटी से रात को 7-8 बजे तक आ रहा होता है, थका हुआ होता है, वो फ्रेश होकर आता है, तब तक बच्चा बेचारा सो जाता है। बच्चे की तो दोपहर कोई छुट्टी हो जाती है। ठीक है बेटा। तो कंफ्लिक्टिंग शेड्यूल्स होते हैं उन लोगों के। इवन बेटा, जो बीवी और शोहर दोनों जॉब्स करते हैं, तो उनका भी अगर शेड्यूल आपस में ना मिले तो फिर उनकी शादी चल ही नहीं पाती। चेंजेस इन द इकोनॉमी हैव हैड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर लीयर टाइम। यानी जैसे जैसे इकोनॉमी में तब्दीलियां आ गई हैं, तो लीयर टाइम में भी काफी तब्दीलियां आ गई हैं। उसके यानी कॉन्सिक्वेंसेस जो है लीयर टाइम पे भी बहुत ज्यादा पड़े हैं। एंड हैव अफेक्टेड स्पेंडिंग पैटर्न्स, नेशनल स्पोर्ट्स एंड वैकेशन पैटर्न्स। और इन चीजों का असर किस पर पड़ा है? स्पेंडिंग पैटर्न्स, द वे यू स्पेंड योर मनी, आप अपना पैसा किस तरह से खर्च करते हैं, इस बात पर फर्क पड़ा है। नेशनल स्पोर्ट्स, किस तरह के नए नए स्पोर्ट्स आ रहे हैं, ये सारा किस वजह से है? क्योंकि आपका जो लीयर है, वो लीयर पैटर्न आपका चेंज हो गया है। वो क्यों चेंज हुआ है? इकोनॉमी में चेंज आने की वजह से। वेकेशन पैटर्न्स, और अब आपका जो वेकेशन पैटर्न है वो भी टोटली डिफरेंट हो गया है आपके लीयर पैटर्न में तब्दीली आने के बाद। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट इज ऑफन touted एज अ बिल्डर ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। यानी ये कहा जाता है कि बेटा, जज्बात, आपके जज्बात की सेहत के लिए और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए स्पोर्ट जो वो नहायत ही लाजमी होता है। जो लोग स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो लोग ज्यादा फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एंड सोशली हेल्दी रहते हैं। व्यूड फ्रॉम फंक्शनल पर्सपेक्टिव, यानी अगर फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, स्पोर्ट इज वन व्हीकल बाय व्हिच अ सोसाइटी ट्रांसमिट्स इंपॉर्टेंट वैल्यूज एंड नॉर्म्स टू इट्स मेंबर्स। यानी कि बेटा, ये जो खेल होता है, खेल आप कब खेलते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेलना और कोई और किस्म के खेल खेलना,
आप कब खेलते हैं? जब आपके पास फ्री टाइम होता है। ठीक है बेटा, तो स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं? इसके बेटा ये होते हैं कि जो इम्पोर्टेंट यानी जो वैल्यूज होते हैं सोसाइटी के, वो खेल के जरिए ट्रांसमिट होते हैं आपके पास। कौन से? फॉर एग्जांपल, स्पोर्ट्स सपोर्ट सच वैल्यूज एज कंपटीशन। कंपटीशन यानी मुकाबला, कि भाई हमें सोसाइटी में मुकाबला करना चाहिए, दूसरों, हमें भी दूसरों की तरह अच्छा बनना चाहिए। जिस तरह से दूसरे लोग मेहनत करके कामयाब हो रहे हैं, हमें भी मेहनत करके कामयाब होना है। ये कंपटीशन एक वैल्यू है सोसाइटी का। आप जब compete करते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो लोग आपको अच्छा समझते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कंपटीशन का एलिमेंट आपको कहां से मिलता है? स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स में क्या होता है? स्पोर्ट्स में होता ही कंपटीशन है। अचीवमेंट, अचीवमेंट यानी कामयाबी। सोसाइटी का एक वैल्यू है कि आपको कामयाब होना चाहिए। वो लोग जो कामयाब होते हैं, उनकी बहुत बड़ी इज्जत होती है समाज में, उसको बहुत बड़ा अदब और एहतराम से देखा जाता है उसके आसपास में। ठीक है बेटा, तो ये अचीवमेंट का वैल्यू हमें स्पोर्ट्स से मिलता है कि आपको आपको जीतना है, कैसे कैसे भी आपको जीतना है। टीम वर्क, टीम वर्क क्या है कि बेटा, यानी किस तरह से अपनी टीम के साथ चला जाए, अपनी टीम के साथ कोऑपरेट किया जाए, क्योंकि अकेले कोई काम नहीं कर सकता। सामने वाले को सामने वाले को आउट करने के लिए, सामने वाले को जो है, आपको यानी फील्डर भी चाहिए, बॉलर भी चाहिए, दोनों कोऑपरेट करेंगे, तब जाकर सामने वाली टीम का खिलाड़ी आउट हो पाएगा। तो बेटा बिल्कुल इसी तरह सोसाइटी में आप जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, तभी आप जो है वो अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं अपने अपने साथ जुड़े हुए लोगों के साथ। तो बेटा ये टीम वर्क आपको कहाँ से मिलता है? ये भी आपको स्पोर्ट्स से ही मिलता है। तो बेटा इस जैसे और भी पता नहीं कितने वैल्यूज हैं जो स्पोर्ट्स के जरिए आपके अंदर आ रहे होते हैं, जो कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इट टीच ओबीडियंस टू अथॉरिटी इन द परसूट ऑफ कलेक्टिव गोल्स। ओबीडियंस टू अथॉरिटी यानी बड़े की बात मानना। स्पोर्ट्स में जो कप्तान होता है, जो कैप्टन होता है, जो कोच होता है, आप उसकी हिदायत को संजीदगी से लेते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसकी बात मानते हैं। जहां आपको आपका कैप्टन भगा रहा होता है, आप भाग रहे होते हैं, वहां पे आप जाकर खेलते हैं, खड़े खड़े होते हैं। तो बेटा यहाँ से आपको बताया जा रहा होता है कि आपका जो बड़ा है, आपका जो माँ बाप है, आपका जो टीचर है, उसकी बात को आपने जो है वो वैल्यू देना है, उसको आपने रिस्पेक्ट देना है। ठीक है बेटा, तो ये यानी ओबीडियंस टू अथॉरिटी का एलिमेंट हमें स्पोर्ट्स की तरफ से मिल रहा होता है। लास्ट पॉइंट, sport has done much to bring blacks high visibility in a white dominated society। यानी कि बेटा स्पोर्ट्स के जरिए जो काले लोग हैं, इनको कुछ अपने आप को नुमाया करने का मौका मिला है ऐसे माहौल में जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो सफेद फार्म लोग हैं, उनको ही सब कुछ माना जाता है। ऐसे मुआशरे में काले लोगों को अगर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इज्जत मिली है, तो स्पोर्ट्स की वजह से, कि वो लोग स्पोर्ट्स में अपने आप को मनवा रहे हैं, इसीलिए सोसाइटी में उनको एक्लेम किया जा रहा है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपके पास कोई सवाल हो या कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हो तो यू कैन। सर मैं बिल्कुल जी शार्दुल गौर। सर मैं कैपिटलिस्ट और सोशोलॉजिस्ट इकोनॉमिक के बारे में एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर प्राइवेट जो जॉब्स की ऑफर मिलती है वो हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में आ सकती है, या गवर्नमेंट जॉब्स की जब ऑफर हमें मिलती है तो वो हमारे सोशोलॉजिस्ट इकोनॉमिक में आ सकती है। बेटा देखिए, जॉब्स का ताल्लुक जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ है। अभी आप देखें, हमारे हमारे पास जो है यानी हर साल पता नहीं कितने स्टूडेंट्स बेचारे ग्रेजुएट करा रहे हैं, और काफी सारे अनएम्प्लॉयड होकर बैठे होते हैं। क्यों? कि सारे के सारे लोग गवर्नमेंट जॉब होते हैं, हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। बेटा तालीम का मकसद नौकरी नहीं होता, बल्कि नौकरियां देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तालीम के जरिए अपने दिमाग को फर्टाइल करते हैं, अपने दिमाग को प्रोडक्टिव करते हैं, फिर उस दिमाग को इस्तेमाल करके
अपने लिए कुछ ना कुछ लगाते हैं सोसाइटी में कि भाई मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं कोई फैक्ट्री लगाऊं, मैं कोई कंपनी खोलूं, और उसके जरिए वो 10 दूसरे लोगों को मुलाजमत देता है। ये कब होता है? जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं। ठीक है बेटा। लेकिन हमारे यहाँ यस सर। हमारी जो इकोनॉमी है पार्शियली कैपिटलिस्ट है और पार्शियली सोशलिस्ट है। आप देखें, हम हवाई जहाज हैं, पीआईए भी हम चला रहे हैं, रेलें भी हम चला रहे हैं। भाई ये जो रेलें चलाना है ये गवर्नमेंट का काम नहीं होता, ये प्राइवेट लोगों का काम होता है। आप देखिए रेलों में आपको कोई क्वालिटी नहीं मिलती, सरकारी हॉस्पिटल्स में आपको कोई क्वालिटी नहीं मिलती। तो ये सारे इदारे जो है वो प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर चलाता है, तब उनमें क्वालिटी आती है। और जितना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर होगा उतने ज्यादा आप जो समझे मुलाजमत के मौके आपको मिलेंगे। सर और सर्विसेज के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ। जी 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 बेटा। हेलो बेटा, और कोई? एनीवन एल्स? सर सर्विसेज बिजनेस जैसे कि स्कूल्स हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं और क्लिनिक्स हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक तरह का बिजनेस होता है। और एक प्राइवेट सेक्टर भी है जो रोज डेली इनकम होती है उनकी और अर्निंग होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जरा आपने सही एग्जांपल दिया है। यस सर। एनीवन एल्स? अच्छा बेटा, अब हमारे 2 क्लास रह गए हैं, और जैसे ही हमारे वो 2 क्लास खत्म होते हैं हम इंशाल्लाह ताला अपने प्रेजेंटेशंस को स्टार्ट कर लेंगे। और आपको पता है 20 से हमारे एग्जाम भी हो रहे हैं। इज इट क्लियर? और कोई चीज एग्जाम के हवाले से? बेटा आपका आवाज सही नहीं आ रहा। नहीं नहीं बेटा, फाइनल के लिए मैं सिलेबस आप लोगों को दूंगा। 5 सवाल होंगे या 10 होंगे, 5 नंबर के 10 होंगे या 10 नंबर के 5 होंगे, ये मैंने डिसाइड नहीं किया है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो छठा चैप्टर है पूरा का पूरा ये मैं आप लोगों को दूंगा। चौथा और पांचवा जो है वो आप उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो छठा चैप्टर है इंशाल्लाह ताला वो पूरा आपके एग्जाम के लिए होगा। ठीक है बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी नजीर। जी सर, ये जो आप एग्जाम की बात कर रहे हैं फाइनल एग्जाम होगा सेमेस्टर का? बेटा ऑनलाइन ही होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी फिजिकल की। अच्छा सर, अभी आपने कहा मैं सिर्फ चैप्टर 6 दूंगा, इसी चैप्टर से आएगा सारा? जी 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 छठा चैप्टर, ओनली चैप्टर नंबर 6। ठीक है बेटा, अगर कोई सवाल नहीं हो तो हम सेशन को एंड करेंगे बेटा। सर प्रोजेक्ट क्या हुआ सर? सर नेटवर्क इशू था, तो मैं एक सवाल करना चाह रही थी कि सर्विसेज के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 कंट्रीज के दरमियान जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीजें होती है। जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें सर्विसेज में ही आती हैं। थैंक यू सर। अच्छा चले ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। इफ यू डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चन वी विल एंड आवर सेशन। इंशाल्लाह विल सी यू ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। अल्लाह हाफिज।